देखें, रिपीट कर देता हूँ एक दफा। क्या हमने देखा कि जब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर, सॉरी, इंडक्टर की ओपोजिशन कैपेसिटर की ओपोजिशन से ज्यादा है तो वोल्टेज करंट को लीड करती है। जब कैपेसिटर की ओपोजिशन इंडक्टर की ओपोजिशन से ज्यादा है तो अब करंट लीड करने लग जाता है। अब इनकी इक्वेशंस क्या बनती हैं वो भी देखते हैं हर केस में। अच्छा, इसी तरह अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की ओपोजिशंस बराबर हैं तो ऐसी सिचुएशन में फाई जो है वो जीरो बन जाएगा, और जब फाई जीरो बन जाएगा तो फाई जीरो बनने का क्या मतलब है कि फेजर डायग्राम इस तरह की बनेगी। अब जब फेजर डायग्राम इस तरह की बन गई तो अब तो करंट और वोल्टेज बिल्कुल सेम फेज में है। इनके दरमियान जो है वो फेज डिफरेंस जीरो बन रहा है। फेज डिफरेंस जीरो बन रहे हैं तो इसका मतलब है ना करंट लीड करेगा ना वोल्टेज लीड करेगी। आई समझ बात की। अच्छा, अब जरा इन सिचुएशंस को अलग अलग से देख लें। अब यहां पे इस केस में जरा देखें, इस केस में देखें इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा है। ये फिर क्या शुरू हो गया है, अल्लाह ही पूछे। देखें, वोल्टेज ड्रॉप जो है यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस ज्यादा है तो इसका मतलब है हमारा जो सर्किट है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, आर एल सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है डोमिनेंटली। ठीक हो गया। क्योंकि क्योंकि वी एल माइनस वी सी है ना, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो तो वेक्टर, जब हम वेक्टर सम लेते हैं तो वो तो गायब ही हो गया। बाकी बचा कौन सा, बाकी बचा वी एल का कुछ ना कुछ पोर्शन। तो इसीलिए तो हमारा वेक्टर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बने। तो इसलिए हमारा जो सर्किट है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, आर एल सर्किट में। इसी तरह अगर एक्स सी ग्रेटर है, यानी जब फाई नेगेटिव है, तो जब फाई नेगेटिव है तो उस वक्त हमारा सर्किट में किस में कन्वर्ट हो चुका है, आर सी सर्किट में। और ये वाला सर्किट किस में कन्वर्ट हो चुका है, यहां तो डेफिनेटली एक्स एल और एक्स सी बराबर थे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर चुके हैं। तो ये हमारा सर्किट किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये टोटली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए तो फेज डिफरेंस जीरो है। रेजिस्टिव सर्किट में ही फेज डिफरेंस जीरो होता था। ठीक है ना। तो इन तीनों को बारी बारी हम यहां पे लिख लेते हैं कि सर्किट इज कन्वर्टेड, सर्किट circuit has been converted, circuit has been converted in किसमें, in RL circuit dominantly, RL circuit dominantly, dominantly। इसी तरह इसको देखें, ये वाला सर्किट किसमें कन्वर्ट हो चुका है, फिर वही काम शुरू हो गया है। तो देखिए जरा, ये वाला सर्किट किसमें कन्वर्ट हो चुका है, जब एक्स सी एक्सएल से ग्रेटर है तो सर्किट कन्वर्ट हो चुका है आर सी सर्किट में डोमिनेटली। ठीक है, सर्किट हैज बीन कन्वर्टेड, सर्किट हैज बीन कन्वर्टेड, सर्किट हैज बीन कन्वर्टेड इन आर सी डोमिनेंटली, डोमिनेंटली। और ये वाला किस में कन्वर्ट हो गए, ये वाला, ये तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के दरमियान जीरो है। ठीक है, तो सर्किट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्योर रेजिस्टिव फॉर्म, सर्किट हैज बीन कन्वर्टेड टू प्योर रेजिस्टिव, कन्वर्टेड टू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। आगे समझ बात की। अच्छा, अब हम देखते हैं फर्दर। ये तो हमें पता चल गया कि किस किस तरह की अब ये फॉर्म बन रही है। अब हम फर्दर आते हैं इनकी इक्वेशंस की तरफ। अब तीनों केसेस में इक्वेशंस डिफरेंट होंगी। वैसे तो हमने देखा था ना, हमारे आर सर्किट में जो है इक्वेशंस की एक ही फॉर्म रहती थी। इसी तरह सी सर्किट में एक ही फॉर्म रहती थी, एल सर्किट में एक ही फॉर्म रहती थी, आर सी में एक ही फॉर्म रहती थी, आर एल में एक ही फॉर्म रहती थी। यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म्स ही चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। देखें किस तरह। अगर मैं करंट की इक्वेशन को स्टैंडर्ड बना लेता हूँ, मेरी अपनी चॉइस है, मैं करंट को स्टैंडर्ड बनाता हूँ या वोल्टेज को बनाता हूँ, इट्स अप टू मी। मैं करंट की इक्वेशन को स्टैंडर्ड बना लेता हूँ। मैं कह देता हूँ, शुरू में ही कह देता हूँ, इफ आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यानी करंट की इक्वेशन को मैंने बना लिया स्टैंडर्ड। तो अब वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी इन तीनों केसेस में, देखें जरा। इस वाले केस में वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी, इस केस में वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ व्हाट। देखें जरा, वोल्टेज लीड कर रही थी करंट को बाय एन एंगल फाई, तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। क्योंकि करंट की इक्वेशन में एंगल ओमेगा टी है ना, फेज ओमेगा टी है, तो यहां पे क्या होगा, फिर ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। इस वाले केस में देखें,
यहाँ पे देखें, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो करंट को लैग कर रही है। तो जब वोल्टेज करंट को लैग कर रही है तो इस केस में इक्वेशन क्या होगी? इस केस में इक्वेशन होगी V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। समझ आ गई बात की? और यहां पे आखिरी वाला जो है रेजिस्टिव सर्किट, इसमें क्या होगा? डेफिनेटली यहां पे वोल्टेज और करंट इन फेज हैं, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। वोल्टेज और करंट जब इन फेज हैं तो अब जो एंगल करंट का है वही एंगल वोल्टेज का भी होगा। सो इस केस में वोल्टेज क्या होगी? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। दैट्स ऑल जी। क्लियर हुई ये चीज? कोई मसला इसमें? हाँ जी, क्लियर? क्या कोई मसला? देखें, पावर लॉस हमने फाइंड किए थे ना अलग अलग से। पावर लॉस हमने फाइंड किया था आर एल सर्किट में भी। पहले तो हमने फाइंड किया था ना रेजिस्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में। वो तो बड़े सीधे सीधे तरीके से हमने पावर लॉस फाइंड किए थे। फिर आर एल सर्किट और आर सी सर्किट में बड़े टेक्निकल वे में हमने पावर लॉस फाइंड किया था। वो याद होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से कि उन दोनों सर्किट्स में हमने पावर लॉस फाइंड करने के लिए पावर फैक्टर को कंसिडर किया था, और फिर पावर फैक्टर की टर्म में हमने पावर लॉस फाइंड किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी तो जाहिर सी बात है, हमें पावर फैक्टर जरूरत पड़ेगा, और जब पावर फैक्टर आ जाएगा तो ही हम पावर लॉस फाइंड कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो ये देख लें, आर एल सर्किट है या आर सी सर्किट है, दोनों में पावर ड्रॉप कैसे फाइंड किया था? ये वी आर एम एस आई आर एम एस ये था, और साथ में था, साथ में क्या था? पावर फैक्टर। साथ में लिखा था पावर फैक्टर, ठीक है। और उस पावर फैक्टर की टर्म में फिर हमने फाइंड किया था। अब बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी तो पावर फैक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी। अब वो पावर फैक्टर होता क्या है? व्हाट इज पावर फैक्टर? वहीं पे हमने काफी डिटेल से देखा था, उन दोनों सर्किट्स में बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर आता कैसे है। वो काफी लंबा चौड़ा लेक्चर था, मैं दोबारा उस तरफ नहीं जा रहा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली पावर फैक्टर लिख रहा हूँ। तो पावर फैक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है? पावर फैक्टर ऑफ आर एल सी सर्किट। हमारे आर एल सी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है, कैसे फाइंड करते हैं? अपने जो फेज डिफरेंस होता है उस पर हम फाई अप्लाई कर देते हैं। जो हमारा फेज डिफरेंस है उस पर फाई अप्लाई कर देते हैं, हमें पावर फैक्टर मिल जाता है। अब जरा देखें, हमारे तीनों केसेस में फेज डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आएगा। अभी 3 केसेस जो हमने डिस्कस किए, तीनों में फेज डिफरेंट जो है, फेज डिफरेंस डिफरेंट आएगा। तो जो भी फेज डिफरेंस आएगा उस फेज डिफरेंस पे कॉज अप्लाई करें, आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। अब यहां से अगर मैं कॉज कॉज फाई की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो कॉज फाई की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा? अगेन तीनों केसेस में अलग अलग से कॉज फाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखें जरा, द फर्स्ट वन क्या था कि इस तरह से हमारा सर्किट बन रहा था, लाइक इस तरह से। एक मिनट, देखें जरा, इस तरह से बना था वी एल माइनस वी सी, और इस डायरेक्शन में था हमारा वी आर, और ये था हमारा वी और एल सी। ये केस 1 था, ये था एंगल फाई। अब यहाँ पे पावर फैक्टर क्या आएगा? यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर आएगा फाई इज इक्वल टू, सॉरी, कॉस फाई इज इक्वल टू, क्या बनेगा? कॉस फाई इज इक्वल टू, इस डायग्राम के मुताबिक कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है वी आर, हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है वी आर एल सी। वी आर एल सी, ठीक हो गया। अगले स्टेप में इसको कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे आई आर, और इसे लिखेंगे वी आर एल सी। क्या लिख देंगे इसको? आई इंटू इम्पीडेंस। कैंसिलेशन होगी तो सिंपली क्या रह जाएगा? आर बाय जी, ठीक हो गया। तो खैर ये हमारे पास पावर फैक्टर आ गया। cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जी। cos फाई इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जी, और जी की वैल्यू क्या थी? इंपीडेंस की वैल्यू अभी तो हमने कैलकुलेट की थी, पूरी की पूरी डेरिवेशन की थी उसके लिए, इंपीडेंस के लिए। दैट इज आर डिवाइडेड बाई, ये थी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ये हमारे केस 1 के लिए पावर फैक्टर आ गया, ठीक है। अब केस 2 का पावर फैक्टर क्या होगा? केस 2 यानी केस 2 जब एक्स सी एक्सएल से बड़ा है। ये वाला केस 1 था कि जब एक्स एल एक्स सी से बड़ा था, ये वो वाला केस है, ठीक है। केस 2 क्या होता है? केस 2 होता है कि जब एक्स सी एक्स एल से बड़ा हो।
और इसके लिए हमारी डायग्राम किस तरह की बनी थी, इस तरह की बनी थी, लाइक ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये था वी और एल सी, ये था वी सी माइनस वी एल, तवज्जो, ठीक है। और यहां पे था डेफिनेटली वी आर था। अब यहां से cos फाई क्या आएगा, बिल्कुल क्लियर, cos फाई अब ये बन जाएगा इसी के मुताबिक अब देख लें, कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा r डिवाइडेड बाई जी, और r डिवाइडेड बाई, अब z की जगह क्या आएगा, अब आ जाएगा आर स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा, इधर एक्सएल माइनस एक्स सी है ना, अब आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। वो अलग बात है कि फर्क इस पे कोई नहीं पड़ेगा स्क्वायर की वजह से, ठीक है, स्क्वायर की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन फॉर्म आपके सामने है। और जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस में क्या होगा, ये देखने वाली चीज है, ये आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है। ये जो थर्ड वाला केस अब मैं करने लगूं, ये चीज आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, ये भी पूछी जा सकती है, लेकिन थर्ड वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जरा देखिएगा अगेन। ये मैंने लिखा cos फाई इज इक्वल टू अगेन वही लिखेंगे वी आर ओवर वी आर एल सी, और बन जाएगा आर डिवाइडेड बाई जी। अब जरा देखिएगा, ये आर ऐसे ही लिखा, डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब ये बनेगा क्या, ऊपर वाले तो बड़े सिंपल थे, ये दूसरा वाला केस था, दूसरे वाले केस में एक्स सी एक्स एल से बड़ा था। अब ये तीसरा केस है, इसमें क्या था, इसमें इस तीसरे केस में एक्स एल और एक्स सी आपस में बराबर थे, एक्स एल और एक्स सी ये बराबर थे। अब जब ये बराबर थे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या ख्याल है, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, और नीचे बाकी क्या बचेगा, इनसाइड द स्क्वायर रूट सिर्फ आर स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि एक्स एल एक्स सी बराबर है, तो लिहाजा इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर देना। यहाँ पे मैं इनको कट भी कर देता हूँ, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब बाकी क्या बचा, आर डिवाइडेड बाई आर दैट इज इक्वल टू 1। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि पावर जब, मतलब इसका ये हुआ कि जब कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल आएंगे तो पावर फैक्टर कितना आएगा, पावर फैक्टर 1 आएगा। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है पेपर में कि प्रूव करें कि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल है तो पावर फैक्टर 1 आएगा। साथ ही आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पावर फैक्टर 1 होने का मतलब क्या है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पावर फैक्टर 1 होने का क्या मतलब है। तो पावर फैक्टर 1 होने का क्या मतलब है, आपके सामने ही है बिल्कुल, अभी तो हमने डिस्कस किया था कि जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो सर्किट हमारा रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, पूरा इधर लिख के मैंने दिखाया था, साफ कर चुका हूं। जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं और हमारा सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। तो पावर फैक्टर 1 होने का यह मतलब है कि सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। समझ आ गई ना बात की, हाँ जी, कोई मसला, इसका लेने स्क्रीनशॉट, कोई सवाल है तो पूछ लें। इन तीनों केसेस की अलग अलग पावर लॉस अब देखें। नंबर 1, यानी ये फर्स्ट केस, पावर लॉस, पावर लॉस यानी पूरा हमारा जो आर एल सी सर्किट है उसके अक्रॉस पावर लॉस क्या होगा, वो होगा वी आर एम एस आई आर एम एस इनटू पावर फैक्टर, इनटू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और कितना है ये पावर फैक्टर, वी आर एम एस आई आर एम एस, पावर फैक्टर इज cos फाई, वी आर एम एस आई आर एम एस, और cos फाई किसके इक्वल आया पड़ा है, ये आपके सामने है फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। तो ये लिख दिया आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ये फर्स्ट केस के लिए हमारा पावर लॉस आ गया। ऐसे सेकंड केस के लिए पावर लॉस वो भी सेम आएगा, क्योंकि आपको बता चुका हूं एक्स सी माइनस एक्स एल हो या एक्स एल माइनस एक्स सी हो, जवाब सेम आएगा क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है। जो लास्ट वाला केस है थर्ड वाला, इसको जरा देखें। इस केस में क्या आएगा, पावर लॉस, पावर लॉस इज इक्वल टू, बहुत आसान, वी आर एम एस आई आर एम एस, और साथ में cos फाई, cos फाई, और cos फाई कितना है लास्ट केस में 1 के इक्वल है। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, दैट्स इट। ये देखें क्या ये वही वाला पावर लॉस नहीं आ गया जो हमने अपने बिल्कुल पहले वाले सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में किया था, वही पावर लॉस आया ना। क्यों वो पावर लॉस क्यों आया, क्योंकि अभी जो हमने डिस्कस किया कि जब एक्स एल और एक्स सी आपस में बराबर हो तो सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। तो जब रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है तो पावर लॉस भी तो रेजिस्टिव वाला ही आएगा। तो देख लें सेम वही रेजिस्टिव सर्किट वाला पावर लॉस आ गया। समझ आ गई ना बात की, हाँ जी, कोई मसला इसमें।
देखें सबसे पहले आरसी सर्किट की इंपीडेंस ट्रायंगल देख लें। आरसी सर्किट यानी आरएलसी को भी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, आरसी सर्किट, बस जल्दी जल्दी में इसको करते हैं वाइंड अप। आरसी सर्किट, इसकी इंपीडेंस ट्रायंगल देखें किस तरह की बनेगी। देखें बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आरसी सर्किट में हमने देखा था क्या लीड कर रहा था, आरसी सर्किट में करंट लीड कर रहा था। तो जब करंट लीड कर रहा था तो आरसी सर्किट में देखें जरा, करंट इस तरह से आया था, सॉरी एक मिनट, आरसी सर्किट में लेट मी चेक, आरसी सर्किट में वोल्टेज आई थिंक लीड कर रही थी, गलत हो नहीं, करंट लीड कर रहा है, ठीक है। एक मिनट ठहर जाए, क्या मैं कर रहा हूं। आरसी सर्किट में लीड कर रहा था करंट, यानी ये इस तरह से कुछ बनी थी इसकी डायग्राम, ये थी वी आर इस डायरेक्शन में, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, और यहां पे था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, सॉरी नॉट कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, आरसी, आरसी वोल्टेज ड्रॉप था ये वाला, और ये एंगल था फाई। ठीक हो गया। और अब जब इसकी हम कंप्लीट करते हैं, और इस डायरेक्शन में था हमारे पास, लाइक यहां पे था, इधर लिख देता हूं वी आर, और ये वाला जो था ये था हमारे पास वी सी। अब इसी से रिलेटेड जब इंपीडेंस ट्रायंगल में ड्रॉ करूंगा तो बिल्कुल यही इंपीडेंस ट्रायंगल भी होगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी। देखें सेम ट्रायंगल मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी ऐसे, लाइक इस तरह से और इस तरह से, सेम ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। सिर्फ करना हमने क्या है, पैरामीटर्स चेंज कर देने। देखें ये वी आर है ना, ये वी आर है, तो वी किसके इक्वल होता है, ओहम्स लॉ के मुताबिक आई आर के इक्वल। तो करंट को इग्नोर करें, ये रेजिस्टेंस का वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह ये वी सी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वी सी क्या होगा, ओहम्स लॉ के मुताबिक वी सी होता है आई एक्स सी। आई को इग्नोर करें तो ये डायरेक्शन आ जाएगी एक्स सी की। अब ये वाला इस डायरेक्शन में क्या था, इस डायरेक्शन में था ये, साथ मैंने इस जगह पे लिखा हुआ वी आर सी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, वी आर सी इधर से मिटा देता हूँ। अब जरा देखें वी आर सी, तो जब वी आर सी है तो वी आर सी किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर सी डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा आई इंटू इम्पीडेंस, क्योंकि अब रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों है, तो आई इंटू इम्पीडेंस। करंट को इग्नोर करें तो ये इम्पीडेंस का वेक्टर बन जाएगा, और ये है एंगल फाई। ये आ गई हमारी इम्पीडेंस ट्राइंगल। समझ आ गई बात की। तो इस तरीके से इम्पीडेंस ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है। दिस इज इम्पीडेंस ट्राइंगल फॉर आरसी सर्किट, इम्पीडेंस ट्राइंगल फॉर आरसी सर्किट। इसी तरह आर एल सर्किट है, आर एल सर्किट, इसके लिए इंपीडेंस ट्रायंगल किस तरह से ड्रॉ होगी, बिल्कुल ऐसे ही। अब आर एल सर्किट में देखें, ये आ गया था वी आर एक्सेस, लाइक इस तरह से, ठीक हो गया। इस डायरेक्शन में आ गया था हमारे पास क्या, वी सी वेक्टर, क्योंकि वोल्टेज जो है वो लीड कर रही होती थी इस केस में, ठीक है। और यहां पे इस डायरेक्शन में हमारे पास आ गया था वी आर सी। और जो ये आपको पता होना चाहिए, जो वी आर का वेक्टर होता है वही करंट का भी वेक्टर होता है, करंट हमेशा वी आर की डायरेक्शन में होता है, देख चुके हैं अभी तक हम। इसी तरह यहाँ पे भी जो वी आर की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, ये पता होना चाहिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे करंट जो है, करंट देखें ये करंट का एक्सिस है, तो करंट वोल्टेज को लीड कर रहा था आरसी सर्किट में। आर एल सर्किट में वोल्टेज करंट को लीड कर रही है, देखें ये वोल्टेज है और ये करंट का एक्सिस है, ठीक है, कितने एंगल से, फाई एंगल से। अब इसके लिए इंपीडेंस ट्रायंगल अगर आपने ड्रॉ करनी है तो ये आ गई इंपीडेंस ट्रायंगल। अगेन देखिए, देखें वही सारा कुछ, वी आर सी, वी आर सी किसके इक्वल था, अभी हमने देखा कि वी आर सी था आई इंटू इंपीडेंस, तो लिहाजा ये आ गई इंपीडेंस। इसी तरह ये क्या है, वी आर, तो वी आर की जगह क्या आ जाएगा, सिंपली आर आ जाएगा, ओहम्स लॉ के मुताबिक वी इज इक्वल टू आई आर, वी आर इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और इसी तरह यहां से इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा वी सी था ना, तो वी सी किसके इक्वल होता है, आई इंटू एक्स सी, तो ये एक्स सी का एक्सिस आ गया। तो ये इंपीडेंस ट्रायंगल आ गई हमारे पास आर एल सर्किट के लिए। दिस इज इंपीडेंस ट्रायंगल फॉर आर एल सर्किट। आगे समझ बात की, इसका नहीं स्क्रीनशॉट जल्दी से। देखें फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में एक्स एल जो था, फिर कॉल आनी शुरू होगी, अल्लाह ही पूछे इनको।
अच्छा अब जरा इसको देखें। फर्स्ट केस था हमारा क्या, एक्स एल जो है वो एक्स सी से बड़ा था। तो जब एक्स एल एक्स सी से बड़ा था तो फिर इसका मतलब क्या था कि वी एल जो है वो वी सी से बड़ा था, यानी वी एल इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से बड़ा था। तो हमारी ट्राइंगल किस तरह की बनी थी, देखें ये वी आर एक्सेस था, इसी तरह अब वी एल बड़ा है ना, तो देखें ये वी एल होगा और वी सी इस डायरेक्शन में छोटा सा होगा, और फाइनली ये किस तरह से ड्रा हुआ था, ये लाइक इस तरह से ड्रा हुआ था, वी एल माइनस वी सी इस तरीके से ड्रा हुआ था। और इसी को जब हमने कंक्लूड किया था तो देखें ये किस तरीके से फिर दोबारा इसको ड्रा किया था, ये था वी आर, और वी एल माइनस वी सी को उठा के जब इधर रखा तो ये बना वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी, और ये हमारी आ गई थी टोटल वी और एल सी, ये हमारा आ गया था एंगल फाई। ठीक हो गया। और जो वी आर का एक्सिस होता है वही करंट का भी एक्सिस होता है, हमें पता है, यानी वी आर एल सी करंट को लीड कर रहा था। तो अब जब इसकी इंपीडेंस ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो कैसी ड्रॉ होगी, इंपीडेंस ट्राइंगल। देखें इंपीडेंस ट्राइंगल किस तरह की ड्रॉ होगी, देखें जिस डायरेक्शन में वी आर एल सी है उस डायरेक्शन में आ जाती है इंपीडेंस, अभी पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसी तरह जिस डायरेक्शन में वी आर है उस डायरेक्शन में क्या आ जाता है, आ जाती है रेजिस्टेंस, और वी एल माइनस वी सी, वी एल बड़ा है ना तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी एक्स एल। ठीक हो गया। यानी जब कभी भी एक्स एल एक्स सी से बड़ा है तो उस सूरत में हमारी जो इंपीडेंस ट्राइंगल बनती है वो किस वाली बनती है, वो आर एल सर्किट वाली बनती है। ठीक है। और इस केस में फाई भी क्या होगा, फाई जो होगा इस केस में वो होगा पॉजिटिव। पूरी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं अभी तक। मजीद जरा इस चीज को देखें अब। नंबर टू, एक्स एल जो है वो एक्स सी से छोटा है, तो ऐसी सिचुएशन में वी एल जो है वो वी सी से छोटा हो जाता है। अब अगर इसको ड्रा करते हैं तो देखें जरा, इस डायरेक्शन में है वी एल, इस डायरेक्शन में है वी आर, और इस डायरेक्शन में था हमारा वी एल माइनस, सॉरी इस डायरेक्शन में था वी सी। जब कंक्लूड करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में बनती है हमारी ट्राइंगल, लाइक इस डायरेक्शन में आ जाता है वी सी माइनस वी एल। ठीक है, बिकॉज ऊपर वाला वी एल है नीचे वाला वी सी है। अब जब कंक्लूड किया इस ट्राइंगल को तो किस तरह से बनी, अगेन देखें ये है वी आर, इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वी सी माइनस वी एल, वी सी माइनस वी एल। तो फाइनल ट्राइंगल हमारी किस तरह की बनी थी, फाइनल ट्राइंगल हमारी बनी थी लाइक इस तरह से, ये वी और एल सी। अब इसी से रिलेटेड अगर इंपीडेंस ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूं, इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल कैसे बनेगी, देखें जरा, जिस डायरेक्शन में वी आर है उस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। जिस डायरेक्शन में वी एल माइनस वी सी है उस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, वी सी माइनस वी एल था ये, वी सी माइनस वी एल। उस डायरेक्शन में आ जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जबकि इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी हमारे पास इंपीडेंस, इस तरह से। ठीक हो गया। हाँ जी, अब मुझे बताएं कोई मसला इसमें।